हाय एवरीवन, हम लोग देख रहे थे पार्लियामेंट संसद। और संसद का हम लोग ने दो सेशन ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो पहले वो सेशन देख लीजिए, या ये सेशन देख लीजिए, इसके बाद में भी वो सेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से वो दोनों सेशन आप देख ही लीजिए। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं और वहां से क्वेश्चन आते ही है। आज ये मेरा थर्ड सेशन है पार्लियामेंट यानी संसद का। इसका पहला सवाल है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा 2 वर्ष में एक बार भंग होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है, प्रत्येक 6 वर्ष में भंग होती है, विघटन के अधीन नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। परमानेंट हाउस बोलते हैं। इसके जितने भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, आप लोग को पता है। इसका 2/3 1/3 हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसमें निहित है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा टू डिजोल्व द राइट टू डिजोल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये डिजोल्व भी नहीं होता है। जब डिजोल्व भी नहीं रहेगा तो किसको पावर रहेगा डिजोल्व करने का? मान लीजिए कोई चीज डिजोल्व होता होगा तभी ना किसी के पास पावर होता है कि डिजोल्व कर सके, उसको भंग कर सके। लेकिन ये तो भंग ही नहीं होता है, कोई नहीं होगा। नन ऑफ द एबव, कोई भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री? जयललिता, नरगिस दत्त। देखिए, ऐसा भी सवाल पूछ देते हैं कभी कभी। तो ये सब सवाल पे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कभी कभी पूछते हैं और किसको इतना याद भी रहता है। लेकिन जो पहली बार हुआ हो उसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ये सभी सवाल उठा करते देते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरगिस दत्त। कब बनी थी? 1980। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी का अन्याय शक्ति के अंतर्गत होता है, अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा की अन्याय शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि विशेषाधिकार के अंदर आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। Which one of the following comes under the exclusive power of the Council of the State? Creation of new All India services, election of Vice President of India during casual vacancy, abolition of Legislative Council of any state, or removal of its chairman. इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर होता है। आर्टिकल 312 डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज से। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आपको आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए। अब ये राज्यसभा को क्यों है? क्योंकि राज्यसभा
अपने देश में जितने भी राज्य है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विस कोई चीज बना, ऑल इंडिया सर्विस बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने मान लीजिए। और ये नौकरी कहाँ करते हैं? बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और नौकरी कर रहे हैं कहाँ? राज्य सरकार। किसी न किसी राज्य में ही करेंगे ना। इसलिए जब भी ऑल इंडिया सर्विस नया बनता है उसको राज्यसभा ही बनाती है, क्योंकि राज्यसभा ही राज्य को रिप्रेजेंट करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, ये ऑप्शन यहाँ से ये गलत है। राज्यसभा के पास, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। सॉरी, ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए राज्यसभा के पास मनी बिल के मामले में, मनी बिल के मामले में कोई पावर नहीं होता है, नो पावर। मनी बिल जो होते हैं आर्टिकल 109 109 आर्टिकल 109 में इसमें बोला गया है कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में नहीं होते हैं। एक बार मनी बिल लोकसभा में पास हो जाए तो फिर राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा के पास में 14 दिन का टाइम होता है। बिल को पास करे न करे, 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाती है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन दे सकती है कि ये कर लीजिए, वो नहीं कीजिए, लेकिन लोकसभा उसको माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। जितना भी पैसा से रिलेटेड चीज है ना, उसका पावर आपको लोकसभा के पास होता है। और लोकसभा के पावर के पास क्यों होता है कि क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना हुआ होता है। हम लोग का जो भी एमपी हम लोग चुनते हैं इलेक्शन में, वो लोकसभा के एमपी को चुनते हैं। हम लोग जिसको चुनेंगे वही ना हमारे पैसे के ऊपर कंट्रोल करेगा। इसलिए लोकसभा पूरी तरह से कंट्रोल करता है जितने भी मनी से रिलेटेड चीज है। थर्ड ऑप्शन है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर चर्चा नहीं कर सकती, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। राज्यसभा चर्चा कर सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकता है, और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ये याद रखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरणों पर चर्चा राज्यसभा भी करती है। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। भारत की संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर
राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि यह आशय का प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा पारित किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा सेवेंथ शेड्यूल होता है। सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में जितने भी पावर होते हैं लॉ बनाने के, वो स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट में बटे होते हैं। स्टेट लिस्ट में जो भी चीज है उस पे सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकती है। मान लीजिए एजुकेशन, शिक्षा है, अगर स्टेट लिस्ट में है तो सिर्फ स्टेट ही उस पर लॉ बना सकता है। सेंट्रल लिस्ट में जो भी होंगे उस पे सेंटर लॉ बना सकता है। मान लीजिए 11वीं या कोई भी हो, जो चीज सेंट्रल लिस्ट में दिया होगा उस पर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिस पर स्टेट भी अपना कानून बनाता है और सेंटर भी बना सकता है, दोनों में से दोनों बना सकते हैं। ये तो हो गया आपको सेवेंथ शेड्यूल कवर। अब बोला गया है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इमरजेंसी, ये सब के टाइम में, आपातकाल के समय में, इमरजेंसी उसको नहीं बोलिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए कभी कभी होता क्या है कि ये जो स्टेट लिस्ट है इस पे सेंटर कानून बनाते हैं। और सेंटर कब कानून बनाएंगे? जब आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा बिल पास करेंगे कि इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे, स्टेट का जो विषय है उस पे सेंटर कानून बना सके। तो सेंटर को स्टेट के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? राज्यसभा ने दिया। किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया? 249 के अंतर्गत दिया। और ये जो बिल पास होंगे या प्रोपोजल बोलिए, ये जो प्रोपोजल पास होंगे, प्रस्ताव पास होंगे, वो कितने से पास होने चाहिए? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने उपस्थित है एमपी राज्यसभा में, उसका 2/3 लोग वोट करना चाहिए इसके फेवर में कि हाँ, इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे सेंटर कानून बना सकता है। और ये जब कानून बनते हैं तो ये कानून कितने दिन तक वैलिड रहते हैं? सिर्फ 1 साल के लिए, ये भी याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, एक निश्चित अवधि तक लागू रहता है। 6 महीने से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं और असीमित समय के लिए। A resolution passed by the Rajya Sabha under the Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remain in force for a period. इसका अभी बताया आपको, 1 साल से ज्यादा ये नहीं रह सकता, 1 साल से अधिक नहीं। अभी जो समझाया है उसी पर ये सवाल था। Which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India to change the existing territory of a state and to change the name of a state, to pass a resolution empowering the Parliament to make laws in a state list and to create one or more all India services, to amend the election procedure of the President and to determine the pension of the President after his or her retirement, to determine the function of the election commission and to determine the number of election commissioner। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो अभी हम लोगों ने पहले ही देखे हैं कि विशेषाधिकार कब है? जब ऑल इंडिया सर्विस बनाते हैं तो राज्यसभा बना सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक तो वो देखे थे। और दूसरा देखे थे कि स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में अगर कोई कानून बनाना
करे स्टेट लिस्ट में, तो राज्यसभा के पास में पावर है 249 में कि वो प्रस्ताव को पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है कि ठीक है आप इस पे कानून बना सकते हैं। तो ये दोनों कहाँ पर हमको मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव पारित करना। राज्यसभा में सरकार की विफलता का क्या परिणाम होगा? प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा देना, संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा? इसका हो जाएगा आपको नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 ये बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जितने भी मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल जितने भी मिनिस्टर का काउंसिल है वो उत्तरदायित्व किसके होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं होते, लोकसभा। अगर लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है सरकार गिर जाएगी। अगर राज्यसभा में मान लीजिए कोई विफलता हो गई, राज्यसभा में सरकार की विफलता है कोई, उससे गवर्नमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का नाम जाएगा कि चलो राज्यसभा में हार गए ये। लेकिन अगर लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है उसी दिन सरकार गिर जाएगी। लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार चलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। यह राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। Which one of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? ये लास्ट वाला जो है ये तो सिक्स शेड्यूल में आता है। सिक्स सिक्स अभी हम लोगों ने देखा कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल लिस्ट जो है ये 7 शेड्यूल। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं ये 8 शेड्यूल। यह राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है। डी ये आपको 6 हो जाएगा, जनजाति वाला 6 है। ये जो डी वाला है ये आपको 4th शेड्यूल में आता है। ठीक है कि एक राज्य से कितने ज्यादा एमपी या कितने नंबर ऑफ एमपी राज्यसभा में जाएंगे। मान लीजिए बिहार से 5 जाएंगे, 8 जाएंगे, यूपी से 6 जाएंगे, 7 जाएंगे, जितने भी जाए ये आखिर कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, ये लिखा होता है 4th शेड्यूल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति नियुक्त
संसद द्वारा निर्वाचित उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। वाइस प्रेसिडेंट जो भी होंगे ना, जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन गए। ठीक है, इसका कोई चुनाव नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे वही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएंगे। इसलिए बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये कहाँ लिखा गया था? आर्टिकल 89 में लिखा गया था। किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, अभी बताया आपको, राज्यसभा, क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे इसके पीठासीन बन जाएंगे। बाकी जितने ऑप्शन थे सब उसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। राज्य परिषद के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ कैंडिडेट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट इज, सिंपल है इसका, 30 साल। और लोकसभा के लिए कितना था? 25 साल। और पंचायत के लिए 21 साल। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह भंग नहीं हो सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम होती है। गलत। देखिए ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसलिए फास्ट करेंगे। ये भंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। गलत, 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 रिटायर होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य की आयु 25 नहीं 30 होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और लोकसभा, राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका सिंपल है ये भी। देखिए इसका भी आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन। देखिए राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, और भी क्वेश्चन है, सबको इकट्ठे आपको बता देंगे। आज इतना ही, थैंक यू।